बम बम बोले दोस्तों। मेरा बेटा पागलों की तरह अपने कमरे में अपनी पत्नी का नाम पुकारे जा रहा था। चंपा। मैं उसे कैसे यकीन दिलाऊं, उसकी पत्नी इस दुनिया से जा चुकी है। मैं उसे जब ऐसी हालत में देखती हूँ तो मुझे उस पर बहुत तरस आता है। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारती, क्योंकि मैंने ही अपनी खुद इकलौती बहू को मारा था जलाकर। मेरा नाम फूलमती है। मैं अपने गांव कानपुर से भागकर यहाँ दिल्ली आ गई थी अपने पति को ढूंढने के लिए और उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए। मेरा एक ही बेटा था, रघुराम। मैं कानपुर इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे डर था कहीं यहाँ पर मैं अपनी घर गृहस्थी में उलझी रहूं और रघुराम के पिताजी दूसरी ओर करके ना बैठ जाए। दिल्ली में मैं इतनी हिम्मत वाली थी कि मैं अपना पूरा सफ़र अकेले ही तय किया था, जबकि शादी से पहले मैंने कभी भी अपने गांव से बाहर निकल कर नहीं गई थी। मैंने जैसे तैसे रघुराम के पिताजी को ढूंढा और दिल्ली में रहने लगी। मैंने उनके साथ बहुत मेहनत करवाई और हमने एक खुद का अपना घर खरीद लिया था। लेकिन मेरी एक बहुत गंदी आदत थी, मैं गलत चीज़ों को बहुत बढ़ावा देती थी, जिसके कारण हमें कभी कभार मुसीबत का सामना भी करना पड़ता था। रघुवीर के पिताजी बहुत अच्छे और सीधे साधे आदमी थे। यूँ कहो कि मैं ही उनसे ज़्यादा तेज थी। रघुराम जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, उसके अंदर सारे गुण उसके पिताजी के आ रहे थे। बहुत मासूम था, सब पागल बनाकर चले जाते थे और वो बेचारा ऐसे का ऐसे देखता रहता था। मैं उसके लिए बहुत चिंता करती थी। रघुवीर पढ़ाई में काफ़ी ठीक था, मगर अकेले की वजह से वह घर के कामों में ही लगा रहता था। मैं वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा था, मेरा नाम उतना ही बढ़ता जा रहा था। यहाँ पूरी कॉलोनी में मुझे सब जानने और इज्जत से बुलाते थे और रघुवीर भी शादी लायक हो गया था। मैं उसके लिए लड़की तलाश कर रही थी कि रघुवीर अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था। ना तो उसे उसकी लड़की का बैकग्राउंड पता था और ना उसका कोई परिवार था, एकदम अनाथ थी। और उसकी मुलाकात उससे अभी 1 महीने पहले ही हुई थी। मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी, लेकिन रघुवीर उसके प्यार में इतना पागल होता जा रहा था कि उसे घर ही ले आता था। वह पूरा पूरा दिन घर में मेरे साथ ही रहती थी और अपने बेटे को खोने के डर से मैं उसे अपनाने की कोशिश कर रही थी। पता नहीं उसने रघुवीर पर क्या कर दिया था कि मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं सुनता था। मेरा बेटा इतना अच्छा था कि कभी भी उसने मेरी आज तक बात नहीं टाली थी, मगर जब से ये सौम्या आई है उसकी ज़िंदगी में, उसने मेरी बातें सुनना बंद कर दिया है। मैंने अपने बेटे की पसंद को पसंद कर लिया और उन दोनों की शादी करवा दी। सोचा बाद में सौम्या को धीरे धीरे अपना लूँगी। मैंने सब लोगों के से यही कहा था कि ये हमारी बरादरी की है। सब लोगों ने सब लोगों से झूठ बोलकर मैंने रघुवीर की शादी तो करवा दी थी, मगर उसके पैर इस तरह मेरे घर में पड़े कि 2 महीने बाद ही रघुवीर के पिताजी का देहांत हो गया। उसके पैर ने मेरे पति को मुझसे छीन लिया था। जब उसके माता पिता का नहीं पता, कहाँ से आई है नहीं पता, इतनी मनोसंभाले साबित होगी ये भी कहाँ पता था मुझे। मैंने मेरे मन में उसके लिए गुस्सा और बढ़ता जा रहा था, मगर रघुवीर के बारे में सोचकर मैं अपना सारा गुस्सा पी गई थी। पर सौम्या चरित्रहीन भी होगी ये मैंने नहीं सोचा था। शादी के 6 महीने बाद ही रघुवीर तो अपने काम पर चला जाता था और मैं भी अकेलेपन की वजह से भगवान के में दिल लगा कर रखती थी। जब मैं मंदिर से घर आ रही थी तो उसी समय पर एक आदमी हमारे घर से बाहर जाता हुआ दिखा था मुझे। मैंने जब सौम्या से पूछा कि यह आदमी कौन था तो वह बोली बैंक की तरफ से आया था। मैंने उसे चाय पानी करवा दी और वह अपना काम करके चला गया था। मैं जैसे ही कमरे में गई तो ना तो मुझे झूठे बर्तन दिखे और ना ही कुछ कागज बैंक वाले ने दिए थे। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर वक्त का तजुर्बा था कि ज़रूर सौम्या हमसे कुछ बहुत बड़ा राज छुपा रही है। सौम्या के तेवर भी बदलते जा रहे थे। वह सुबह शाम बस फ़ोन में ही लगी रहती थी। रघुवीर से सौम्या की इन हरकतों की बात मैं करती तो वह मेरे पास 2 पल भी नहीं बैठता था। माँ काम से घर आता और अपने कमरे में चला जाता था और सुबह भी बिना कुछ खाए जल्दी निकल जाता था। सौम्या ना तो घर का कोई काम करती थी और दिन भर बस फ़ोन में और मेकअप में लगी रहती थी। मैं जब भी मंदिर जाती तो
हर दूसरे तीसरे दिन मुझे कोई नया आदमी दिखता था और जब भी उससे कुछ पूछती तो कुछ ना कुछ नया बहाना लगा देती थी वो। मैं कुछ ज़्यादा बोलती तो मुझ पर ही चिल्ला पड़ती थी। एक दिन जब मैं सब्जी लेने मार्केट गई थी तो वहीं बैंक का आदमी मुझे दिखाई दिया। मैंने सब सामान छोड़ा और उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया था। जब पकड़ लिया तो कहने लगा, कौन हो आप और मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने कहा, जब मेरे घर बैंक का काम करने आया था तो मेरी वहाँ फ़ोटो घर में नहीं देखी थी। बता कौन है तू? और मेरी बहू सौम्या से क्यों मिलने आया था की बिना किसी आदमी की इजाज़त के? वह बोला, मैं बैंक वाला नहीं हूँ, मैं तो एक रिक्शा चलाता हूँ और सौम्या का मैं ग्राहक हूँ। उसे पैसे देकर ही घर से बाहर निकला था। मैंने पूछा, ग्राहक मतलब? वह बोला, सौम्या अपना शरीर बेचती है और पैसा लेती है। उसने ही मुझे बताया था। पहले वो शीला के कोठे पर काम करती थी, मगर जब से शीला मरी थी तब से ही उसकी सारी लड़कियां कहीं ना कहीं चली गई थी। मैंने तभी उस आदमी को छोड़ दिया और अपने बेटे की किस्मत पर वहीं रोने लगी। तभी सौम्या ने अपना कोई परिवार नहीं बताया था। वह तो कोटे से आई थी। रघुवीर से उसने झूठ बोलकर शादी की थी। अगर मैं उसकी इस गलती को माफ़ भी कर दूं, तो उसने शादी के बाद भी हमारे घर को कोठा बना दिया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऊपर से सौम्या के बर्ताव मेरे लिए बहुत गलत होता जा रहा था। उसे रघुवीर का साथ मिलता तो वह कुछ भी मेरे साथ कर देती थी, लेकिन मैं भी फूलवती थी। सब हथकंडे अपना रखे थे मैंने। बस अपने रघुवीर की वजह से मैं झुकी हुई थी। मगर अब मैं सौम्या को सबक सिखाकर रहूंगी और अपने बेटे या तो उसे ठीक कर दूंगी या अपने बेटे को उससे दूर कर दूंगी। सौम्या जब दोपहर में सो रही थी तो मैंने सौम्या के ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और उसे आग लगा दी। सोचा था थोड़ा सा उसका शरीर खराब कर दूंगी तो फिर बाद में उसे बचा लूंगी। फिर सौम्या बदसूरत हो जाएगी तो शायद ये काम छोड़ देगी और मुझे और रघुवीर को मन से अपना लेगी। लेकिन उसका कुछ उल्टा ही हुआ। सौम्या पूरी तरह से आग के लपेट में थी। आग की लो इतनी तेज थी कि मैं उसकी तरफ जा ही नहीं पा रही थी। बेचारी पूरी तरह से जल गई थी। जब मैं और रघुवीर उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वह वहां पर मर चुकी थी। पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि सौम्या इतनी तेज चलाकपन करती थी। घर का सारा राशन का सामान और किचन का सामान अपने कमरे में ले जाकर रखा था ताकि हर सामान के लिए मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना पड़े। पुलिस ने जब यह देखा सारा सामान उसके कमरे में ही था तो यह सब देखकर उन्होंने इसको हादसा समझा और मुझे पुलिस वालों ने छोड़ दिया। सौम्या को मरे हुए 2 महीने हो गए थे, मगर मेरे बेटे का दर्द कम नहीं हो रहा था। पागलों जैसी हरकतें करने लगा था। सौम्या तो चली गई थी, साथ मेरे बेटे को भी ले गई थी। मैंने उसे हर जगह दिखाया। सबने यही कहा, वक्त पर छोड़ दो या उसे पागल खाने भिजवा दो। मैं भी अकेली थी। कहाँ रघुवीर को पागलों के बीच भेजती। अब वह मेरे साथ ही रहता है। मैं उसे उसके पागलपन से आज़ाद करवाना चाहती हूँ, लेकिन शायद मेरे ही कर्म उसके पागलपन की वजह था। गलत हर तरीके से गलत होता है। मैं सौम्या को मारना तो नहीं चाहती थी, मगर मारा तो मैंने ही था। अब मैं बस अपने बेटे को करने में लगी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी अगली आने वाली कहानी आपको मिल जाए। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी कहानी कैसी लगी। मैं निदा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। इसी तरह मेरी कहानी के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।